हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट इज़ ओके। तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे जितने लाइव क्लास में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो चले शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का ये हमारा डिस्कशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर है, यानी वो क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं और इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ऑलवेज बनी रहती हैं। मॉड्यूल ए में चैप्टर 9 के ये क्वेश्चंस हैं फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अकाउंट्स के ऊपर। तो चलें इनको शुरू करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस। Which act empowers the Reserve Bank of India to frame regulations to restrict, regulate, prohibit maintenance of deposit between a person resident in India and a person resident outside India? तो हमने बताना है वो कौन सा एक्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स देता है, अथॉरिटी देता है कि आरबीआई गाइडलाइंस फ्रेम कर सकता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए डिपॉजिट आपस में रखना दो लोगों के बीच में। कौन से दो लोग? वो पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया हैं, वो पर्सन जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं। तो आपस में वो डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन कैसे करेंगे, इसकी गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करेगा। तो हमने बताना है उस एक्ट का नाम। सो इट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या इट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट। तो व्हाट इज नेम ऑफ दैट एक्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स देता है इन गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए, रेगुलेशंस को फ्रेम करने के लिए? व्हाट इज नेम ऑफ दैट एक्ट? फ्रेंड, उस एक्ट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1999 का ये एक्ट है जिसे 2000 के अंदर इम्प्लीमेंट किया, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे डिस्कशन का पार्ट रहते हैं एफएमा को लेकर के। ड्यू टू लार्ज इंडियंस सेटल्ड इन वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड for employment and business purpose, having strong linkage with India, various facilities for maintaining bank accounts as also other foreign exchange transactions have been permitted specifically for this group. इंडिया से बाहर बहुत सारे इंडियंस सेटल्ड हैं अलग अलग कंट्रीज में, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए। इनकी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है इंडिया के साथ, इनके रिलेटिव्स, इनकी फैमिलीज इंडिया में हैं। इसी चेक चलते वेरियस फैसिलिटीज फॉर मेंटेनिंग बैंक अकाउंट्स एंड अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैव बीन परमिटेड फॉर दिस ग्रुप। तो इन लोगों को सो दीज फैसिलिटीज जनरली आर अवेलेबल। ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, ये फैसिलिटीज किनको अवेलेबल हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया या रेजिडेंट्स को। तो हमने बताना है इनमें से ये फैसिलिटीज़ किन किन को अवेलेबल हैं। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 and 4 ओनली। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट बनता है, किनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो किनको अवेलेबल है? एनआरआईज को, पीआईओज को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को, या रेजिडेंट्स को। So what will be the answer for this question? So ये अवेलेबल है नंबर 1
नॉन रेजिडेंट इंडियंस को एनआरआईज हम जिनको कहते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOs, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर्स, ये फैसिलिटीज़ इनको अवेलेबल हैं। तो ये फैसिलिटी फॉरेन करेंसी में ये डिपॉजिट ओपन करने की फैसिलिटी इनको अवेलेबल नहीं है। तो इट इज़ अवेलेबल टू दीज पीपल जो फॉरेन में सेटल्ड हैं, बिकॉज रेजिडेंट्स आर नॉट सेटल्ड इन फॉरेन कंट्रीज, इसीलिए उनको फैसिलिटीज अलग तरह की अवेलेबल रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड, उससे पहले दिस इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हम YouTube के ऊपर रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल पेपर्स ऑफ GIB एंड CIB। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इसके अलावा केस स्टडी एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। अभी तक अगर आप इन क्लासेस का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम यू शुड स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस। तो ये क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर हम कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of bank deposits accounts are allowed to be maintained in India by NRIs and PIOs? हमने बताना है किस तरह के बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स NRIs को, PIOs को या OCI कार्ड होल्डर्स को अलाउड है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट नंबर 1, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट नंबर 2, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक्स स्कीम या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम। तो कौन कौन से अकाउंट्स हम परमिट करते हैं या इनको अवेलेबल हैं NRIs को और PIOs को? ऑप्शंस 1 2 3 4 ऑल, चारों प्रकार के अकाउंट्स, 1 2 3 ओनली, केवल फर्स्ट 3, 1 3 4 ओनली या 1 and 4 ओनली। कौन कौन से डिपॉजिट अकाउंट्स NRIs और PIOs के लिए अवेलेबल हैं? विच अकाउंट दे कैन मेंटेन इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। Which accounts NRE, RA, FC, NRB, EEFC, NRO, कौन से अकाउंट्स दे कैन ओपन? चलिए देखते हैं कौन कौन से अकाउंट वो ओपन करते हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जिसको हम कहते हैं NRERA, दिस इज अलाउड। नंबर 2, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट EEFC, दिस इज नॉट अवेलेबल, ये रेजिडेंट्स के लिए है। नंबर 3, FCNRB, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक स्कीम, दिस इज अलाउड। NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, दीज आर ऑल्सो अलाउड। इसके चलते ऑप्शन C हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट आर ट्रू और फॉल्स? कुछ स्टेटमेंट्स हैं नीचे गिवन, इनमें से हमने चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और कॉन्टेक्स्ट हमारा है NRERA अकाउंट। NRE account can be maintained by non-resident Indians and PIOs. These accounts can be opened with ADs and certain other banks, including cooperative banks authorized by RBI to maintain such accounts. These can be fixed deposit accounts only. Joint accounts are permitted for 2 or more NRIs and PIOs. इनमें से हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या फॉल्स है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हमें लगता है कि करेक्ट ऑप्शन बनेगी? तो पहले इन स्टेटमेंट्स को देखिए, मार्क करिए, इनमें ट्रू कौन कौन सी हैं, फॉल्स कौन कौन सी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या आंसर बनेगा? रीड ऑल स्टेटमेंट्स केयरफुली और फिर उनको आंसर करें।
व्हाट इज आंसर टू दीज स्टेटमेंट्स? क्या आंसर बनेगा इन स्टेटमेंट्स के लिए? चलिए देख लेते हैं हर एक स्टेटमेंट को। एनआरई अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड बाय एनआरआईज एंड पीआईओस, सो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। These accounts can be opened with ADs and certain other banks authorized by RBI, so this also is correct. These can be fixed deposit accounts only. No, ये जो NRERA अकाउंट है ये फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ साथ सेविंग्स और करंट अकाउंट भी हो सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Joint accounts are allowed by 2 or more NRIs PIOs, so this also is a correct. तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा बनता है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो 1 ट्रू, 2 ट्रू, 3 फॉल्स, 4 ट्रू, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Non-resident external rupee account scheme NRE accounts can be allowed with resident relative on what basis? During lifetime of NRI PIO, the resident relative can operate only as। तो रेजिडेंट रिलेटिव के साथ ये अकाउंट किस बेसिस के ऊपर है? सर्वाइवर और नॉमिनी, फॉर्मर और सर्वाइवर, जॉइंट होल्डर या सोल होल्डर। During lifetime of NRI PIO, resident relative can operate the account only as joint account holder, power of attorney holder, successor या beneficiary। तो चूज करेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से बनेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। What is answer for question number 5? NRERA account, this can be maintained as a joint account, लेकिन joint account केवल हो सकता है as a farmer और survivor। Number 1, during lifetime of NRI, resident relative can operate the account as power of attorney holder only, so this means option B becomes our answer। In NRERA account, following type of debit is allowed। इनमें कौन कौन से डेबिट्स परमिटेड हैं? विड्रॉल फॉर लोकल पेमेंट, रिमिटेंस टू अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू बैंकिंग चैनल, मेक परमिटेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ग्रांट लोन्स टू रेजिडेंट्स। तो इसका पैसा इनमें से किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 सभी, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 1 and 4 ओनली। NRERA अकाउंट में से किस किस टाइप के डेबिट्स परमिटेड हैं? देखिए कौन कौन से डेबिट्स परमिटेड हैं। रीड ऑल स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। इस सेशन को करने के बाद हमारी प्रेपरेशन जो है इस चैप्टर को लेके बहुत अच्छी बन जाती है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चन हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? चलिए देख लेते हैं क्या क्या पर्पस इसके लिए परमिटेड है। विड्रॉल फॉर लोकल पेमेंट्स, यस दिस इज अलाउड, वो लोकली इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। रिमिटेंस टू अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू बैंकिंग चैनल्स, अगर वो रिमिटेंसेस करना चाहते हैं तो इसको रिमिट कर सकते हैं पैसे को आउटसाइड द कंट्री बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, दिस ऑल्सो इज परमिटेड। मेक परमिटेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में वो कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट उनको परमिटेड हैं, वो भी किए जा सकते हैं। ग्रांट लोन्स टू रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स को लोन वो नहीं दे सकते हैं, तो दिस फैसिलिटी इज नॉट अलाउड हियर। तो 1 2 3 हमारी ऑप्शन करेक्ट हुई, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। तो आई एम श्योर यहाँ तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हमें बहुत यूजफुल लग रहा होगा। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
In a non-resident external rupee account, the resident PA holder is not allowed to. जो रेजिडेंट PA होल्डर हैं उनको इनमें से क्या परमिटेड नहीं है इन अकाउंट्स में? ओपन NRE अकाउंट, repatriate outside India funds in the account except to NRI account holder, make payment as gift to a resident on behalf of account holder, transfer funds to another NRE account. तो हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 all, 1 2 3 only, 1 3 4 only, 1 and 4 only. तो इनमें से क्या क्या परमिटेड है जो पावर ऑफ टॉर्नी होल्डर कर सकता है? तो अगर इस अकाउंट को पावर ऑफ टॉर्नी होल्डर ऑपरेट कर रहा है तो इसमें से क्या क्या अलाउड उसको नहीं है, विच इज नॉट अलाउड? व्हाट इज नॉट अलाउड, क्या क्या अलाउड नहीं है? व्हाट ही कैन नॉट डू, क्या क्या नहीं कर सकता? नंबर 1, वो NRE अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। दिस इज करेक्ट। हमने बताना है वो क्या नहीं कर सकता है। वो NRE अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया फंड्स इन द अकाउंट एक्सेप्ट टू NRE अकाउंट होल्डर। सो अकाउंट होल्डर के केस में वो कर सकता है, दूसरे किसी के केस में नहीं कर सकता। मेक पेमेंट एज गिफ्ट टू रेजिडेंट, तो रेजिडेंट को गिफ्ट की पेमेंट नहीं कर सकता, सो दिस ऑल्सो इज नॉट परमिटेड। ट्रांसफर फंड्स टू अनदर NRE अकाउंट, दूसरे NRE अकाउंट को वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है, तो ये उसमें आउट हो जाता है। तो ना वाले ये पहले 3 रहे, ये वो नहीं कर सकता, तो ऑप्शन बी becomes our answer. Foreign currency bank notes tendered by NRI or PIO account holder on temporary visit to India can be credited. इस अकाउंट में NRERA अकाउंट में करेंसी नोट हैं जो फॉरेन के या बैंक नोट्स हैं, उनको NRI या PIO अकाउंट होल्डर जब वो इंडिया में है तो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो प्रोवाइडेड नंबर 1, अमाउंट वाज डिक्लेयर्ड ऑन ए करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म इफ एप्लीकेबल। नंबर 2, नोट्स आर टेंडर्ड इन पर्सन बाय अकाउंट होल्डर। नंबर 3, authorized dealer is satisfied that account holder is a resident outside India. And number 4, RB permission is already available with AD or account holder for depositing this amount. तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमने देखना इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट लगती हैं। 1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 3 4 ओनली या 1 and 4 ओनली। तो देखिए इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लगती हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लगती हैं? क्वेश्चन नंबर 8। सो रीड करके देखिए एक एक स्टेटमेंट्स को। चलो रीड करते हैं। तो किन करेंसी नोट्स को या बैंक नोट्स को डिपॉजिट करवाया जा सकता है? अमाउंट विच वाज डिक्लेयर्ड ऑन करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। वो अमाउंट जो डिक्लेयर किया है CDF फॉर्म के ऊपर अगर एप्लीकेबल है तो CDF फॉर्म करेंसी नोट्स अगर $5,000 तक हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल बनता है। तो इसकी डेक्लेरेशन अगर एप्लीकेबल है तो होनी चाहिए। नंबर 2, नोट्स जो डिपॉजिट करवाए जाएंगे पर्सनली NRI या PIO आ पाएगा, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। AD बैंक इज सेटिस्फाइड दैट अकाउंट होल्डर इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो बैंक जो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि ये पर्सन आउटसाइड इंडिया रेजिडेंट है। देन RB परमिशन इज ऑलरेडी अवेलेबल विद AD बैंक और अकाउंट होल्डर, इसकी ज़रूरत नहीं है।
फर्स्ट 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन आंसर हमारा बन जाएगा बी। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 9। What is the minimum and maximum tenor of term deposit in NRERA account? ये जो NRERA अकाउंट है इनमें मैक्सिमम पीरियड या मिनिमम पीरियड टर्म डिपॉजिट का कितना है? मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 5 years, मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 5 years, मिनिमम 1 year, मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम 1 year, मैक्सिमम 10 years। तो देखें कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? सभी ऑप्शंस को केयरफुली एग्जामिन करें, इवेल्युएट करें और फिर आंसर को मार्क करें। हमारे जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास में कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे, और जो स्टूडेंट्स हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट कर लेंगे और फिर टैली कर लेंगे अपने आंसर को जो इसका एक्चुअल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। सो इसका जो मिनिमम पीरियड रहता है वो 1 साल का रहता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड बैंक डिसाइड करेगा। तो दिस मीन ऑप्शन सी हमारी आंसर बन जाएगा, कम से कम 1 साल, मैक्सिमम नो लिमिट। सो इट इज डिस्क्रिशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है उतना पीरियड वो चूज कर लेगा। In NRERA account scheme, term deposit differential interest rate can be given only when amount of single deposit is. So differential rate of interest जो कस्टमर टू कस्टमर डिफर करता है इंटरेस्ट रेट, वो दिए जा सकते हैं NRERA अकाउंट के अंदर, और वो भी इसका जो टर्म डिपॉजिट है उसमें। ओनली कंडीशन इज कि सिंगल टर्म डिपॉजिट उसका अमाउंट कम से कम कितना हो, ₹50 lakh and above, ₹1 crore and above, ₹2 crore and above, and ₹5 crore and above। सो सिंगल टर्म डिपॉजिट का अमाउंट कितना हो कम से कम, देन डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट कैन बी गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? सो सेम रूल अप्लाइज एज इन केस ऑफ डोमेस्टिक डिपॉजिट्स। सो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स में इसको हम कहते हैं बल्क डिपॉजिट, और बल्क डिपॉजिट हम कहते हैं जब सिंगल टर्म डिपॉजिट का अमाउंट 2 करोड़ या उससे अबव होता है तब। तो दिस मीन जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस डिपॉजिट के ऊपर पे किया जाएगा ₹2 करोड़ एंड अबव, और ये टर्म डिपॉजिट होना चाहिए, वो भी सिंगल टर्म डिपॉजिट, एक टर्म डिपॉजिट। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोन अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट रुपी FD अकाउंट? NRERA स्कीम में अगर वो FD अकाउंट है तो उसको लेकर के लोन से संबंधित क्या क्या स्टेटमेंट हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलिए स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। लोन कैन बी ग्रांटेड इन इंडिया बाय AD अगेंस्ट NRE डिपॉजिट, बट lien is not allowed on NRE saving bank. Loan can be given to account holder or third party in India. There is no monetary limit on the loan amount. Loan amount cannot be repatriated outside India. तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं। तो हमने बताना है कौन कौन से करेक्ट, कौन कौन से फॉल्स बनते हैं स्टेटमेंट्स। तो रीड करिए सभी स्टेटमेंट्स को, इवेल्युएट करिए सभी स्टेटमेंट्स को, और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का?
सो इन डेप्थ आपको इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, ओनली देन वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। लोन को लेकर के पहला स्टेटमेंट एग्जामिन करते हैं। लोन कैन बी गिवन इन इंडिया अगेंस्ट NRE डिपॉजिट मीन्स टर्म डिपॉजिट, लेकिन सेविंग बैंक के अगेंस्ट लियन हम मार्क नहीं कर सकते, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लोन कैन बी गिवन टू अकाउंट होल्डर, लोन कैन बी गिवन टू थर्ड पार्टी ऑल्सो इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट ऑन द लोन अमाउंट, यस दिस ऑल्सो इज करेक्ट। सो जो टर्म डिपॉजिट की वैल्यू है माइनस एप्रोप्रिएट मार्जिन, तो जितना भी अमाउंट बनता है अप टू दैट अमाउंट वी कैन गो, सो दिस मीन देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लोन अमाउंट कैन नॉट बी रिपेट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया, जो लोन अमाउंट है वो इंडिया के बाहर नहीं भेजा जा सकता, रादर ये NRO अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। सो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। नाउ अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने पहले ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इफ फ्री लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, यूट्यूब के ऊपर ये जो हम क्लास कंडक्ट करते हैं, क्या ये काफ़ी है एग्ज़ाम को पास करने के लिए? नो, इट इज़ नॉट एनफ फ्रेंड्स, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। इट इज़ वेरी यूज़फुल टू इम्प्रूव द स्कोर। So I'm repeating, if it is enough to pass the exam, no it is not enough, लेकिन it is very very useful to improve your score। आपके मार्क्स को ये बहुत अच्छे से बढ़ाती है, इसलिए कोई क्लास मिस मत करें। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा, ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग पास्ड इन दिस एग्जाम। फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फीडबैक देते हैं वो क्या है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है उसको अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, इसके चलते उनको ये बार बार करने पड़ते हैं और एज ए रिज़ल्ट लॉट ऑफ टाइम उनका वेस्ट होता है, दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, और इन दोनों के चलते वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। इन बुक्स के अंदर हर चैप्टर के एंड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। इन बुक्स में केस स्टडीज़ तो ऑलमोस्ट मिलती ही नहीं है, अगर मिलती हैं तो बहुत कहीं कहीं मिलती हैं, और केस स्टडीज़ CIB में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पास होने में। इन सभी के चलते एग्ज़ाम में मिनिमम स्कोर मार्क्स लेना वो स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है और स्टूडेंट बार बार पेपर में अपीयर होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। सो हमारे वीडियो लेसन्स को जब आप यूज़ करते हैं तो हम उनमें जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत आसान करके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इनके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में मैनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, तो जिनको आप करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी केस स्टडीज़ पैकेज के अंदर बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी, वो भी विद सॉल्यूशंस, तो आप इनको यूज़ करके आप केस स्टडीज़ भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी जब आप इनको कर लेते हैं तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी जो रहती हैं तो वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती हैं। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो ऑल दिस इज़ अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट में जाइए, हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज को ओपन करें तो वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वहीं पे आपको हमारी ऐप का डाउनलोड भी मिल जाएगा। सो हमारी ऐप को आप हमारी वेबसाइट से या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक स्कीम FCNR B अकाउंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी जा रही हैं,
तो हमने देखना है उनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। नंबर 1, डिपॉजिट में बी इन एनी ऑफ द फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, permitted only as fixed deposit or recurring deposit, minimum 1 year, maximum 5 years, reset period for floating rate deposit 6 months। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपने देखना इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 and 4 ओनली। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है। सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और ये भी ध्यान रखें, अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट स्कीम की, FCNRB अकाउंट की। तो पहले हम बात कर रहे थे NRERA अकाउंट की, अब हम बात कर रहे हैं FCNRB अकाउंट की। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आंसर? सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 का? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सभी स्टेटमेंट्स को। डिपॉजिट में बी इन एनी ऑफ द फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। डिपॉजिट किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में हो सकता है। वर्ल्ड ओवर देयर आर 16-18 करेंसीज जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के में कैटेगराइज होती हैं। परमिटेड ओनली एज FD एंड रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। FD इज परमिटेड, रिकरिंग डिपॉजिट इज नॉट अलाउड। मिनिमम 1 ईयर इसका टेनर है, 5 ईयर्स मैक्सिमम है, सो दिस इज करेक्ट। रीसेट पीरियड फॉर फ्लोटिंग रेट, तो 6 मंथ्स के बाद इसको रीसेट करना होता है डिपॉजिट रेट को, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके चलते आई थिंक हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बन जाता है, 1 3 4 वाला। इन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम FCNRB, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ मेच्योरिटी पीरियड इज अलाउड? तो फिक्स्ड मेच्योरिटीज परमिटेड होते हैं FCNRB के अंदर, और ये वो ब्लॉक्स बना के दिखाए गए हैं। तो हमने से बताना है इनमें से कौन कौन से ब्लॉक्स करेक्टली स्टेटेड हैं। सो 1 ईयर एंड अबव बट लेस देन 2 ईयर्स, तो एक ब्लॉक हो गया कि 1 साल का डिपॉजिट होगा लेकिन लेस देन 2 ईयर्स होगा। दूसरा ब्लॉक 2 ईयर्स एंड अबव बट लेस देन 3 ईयर्स, तो दूसरा ब्लॉक हो गया मोर देन 2 ईयर्स बट लेस देन 3 ईयर्स। तीसरा ब्लॉक हो गया 3 ईयर्स एंड अबव बट लेस देन 4 ईयर्स, सो 3 साल कम से कम हो गया, लेस देन 4 ईयर्स का ब्लॉक हो गया। और एक ब्लॉक है 4 ईयर्स एंड अबव बट लेस देन 5 ईयर्स, तो ये हमारा चौथा ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे है 4 ईयर्स बट लेस देन 5 ईयर्स। तो हमने बताना है इनमें से कौन से ब्लॉक्स करेक्टली स्टेटेड हैं। 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली, या 1 and 4 ओनली, कौन कौन से ब्लॉक्स करेक्टली स्टेटेड हैं। सो इसके टेनर को लेके डोमेस्टिक के अंदर हम किसी भी पीरियड का फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर लेते हैं, लेकिन FCNRB के अंदर ये ब्लॉक्स फिक्स्ड हैं कि आप इनमें से ही किसी पीरियड को चूज कर सकते हो। तो चलें देख लेते हैं। 1 year and above but less than 2 years, yes this is allowed। 2 years and above but less than 3 years, तो ये भी परमिटेड है। 3 years and above but less than 4 years, this also is allowed। 4 years and above but less than 5 years, this also is allowed। एंड इनफैक्ट पांचवा एक और भी है, वो है 5 years का फिक्स्ड 5 years, क्योंकि FCNRB में मिनिमम 1 year मैक्सिमम 5 years, तो 5 टेनर हैं और उसके चलते हमारा ऑप्शन ए आंसर करेक्ट बन जाता है। तो जो गिवन है वही हमने यहाँ पे देखना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
In foreign currency non-resident bank account FCNRB, rate of overnight alternative reference rate for respective currency or swap rate quoted is used as displayed by. Foreign currency NRB अकाउंट के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हम बेस लेते हैं एक ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइबर के साथ रिलेटेड थे, अब लाइबर फेज आउट हो चुका है, अब उसकी जगह हम ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को लेते हैं रिस्पेक्टिव करेंसी के लिए और स्वैप रेट्स के लिए। ये कौन डिस्प्ले करता है, यानी ये जो ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है ये किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है या वर्ल्ड बैंक का है? तो ये जो ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है इनमें से वो किसका है? क्वेश्चन नंबर 14। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े डेप्थ के अंदर हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं और पेपर में तो इनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पेपर में या ये आ चुके हैं या इनके बने रहने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आंसर लगता है आपको? फ्रेंड्स, ये जो ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है तो इसके लिए इंडिया में जो संस्था है वो है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। इन FCNRB अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट द बेस इज हाउ मेनी डेज टू ए ईयर। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट FCNRB अकाउंट के अंदर FD के ऊपर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम साल को कितने दिनों का साल लेकर के चलते हैं? 365 डेज के लिए, 360 डेज के लिए, 366 डेज के लिए या 250 डेज के लिए? तो साल को कितने दिनों का माना जाता है? सो 250 डेज के लिए तो रूल्ड आउट है। सो साल नॉर्मली 365 दिन का होता है, लीप के साल में ये 366 डेज का बन जाता है और नॉर्मली हम आमतौर के ऊपर 360 दिन कहते हैं। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इनमें से किस पीरियड को लेना है? पूरे साल में कितने दिन हम बताएंगे फॉर दिस पर्पस। क्वेश्चन नंबर 15 FCNRB के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें साल में जो दिन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं 360 और हर 180 डेज के बाद हम इसकी कंपाउंडिंग करते हैं। FCNRB के अंदर जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो हाफ ईयरली है, लेकिन हाफ ईयर में हम 180 डेज लेकर के चलते हैं बिकॉज साल में हम लेके चलते हैं 360 दिन। वो जो 182 डेज वाला कंसेप्ट है या 6 मंथ्स वाला कंसेप्ट है वो FCNRB में इस प्रकार से एप्लीकेबल रहता है 180 डेज के बेसिस के ऊपर। इन FCNRB अकाउंट इफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रिन्यूड इन हाउ मेनी डेज for the overdue period lower of the rate prevailing on date of maturity or on date of renewal is paid। FCNR अकाउंट अगर ओवरड्यू हो जाए तो ओवरड्यू पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं। दो में से जो भी लोअर होगा, ये दो कौन कौन से हैं? एक जो डेट ऑफ मैच्योरिटी को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा था, दूसरा जो रिन्यूअल की डेट थी उस डेट को प्रिवेल कर रहा था। अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी को ये प्रिवेल कर रहा था लेटस से 3.2% और इस डेट को प्रिवेल कर रहा था ये 3.28%, तो हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर पे कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? डिपॉजिट का जो रिन्यूअल है ड्यू डेट के कितने दिनों में हो जाना चाहिए, तभी ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा। विदिन 7 डेज, विदिन 14 डेज, within 30 days या within 60 days। So this renewal should take place within how many days?
only then this interest will be paid. तो पुरानी एफडी को हम कंटिन्यू कर देंगे, और अगर 14 डेज के अंदर इसको नहीं बनाया जाता तो फिर नया फिक्स्ड डिपॉजिट इशू करेंगे। तो यहाँ पे पीरियड है 14 डेज का, 14 दिन के अंदर अंदर ये रिन्यूअल हो जाना चाहिए। और डोमेस्टिक के भी अंदर सेम रूल एप्लीकेबल है, इन डोमेस्टिक ऑल्सो सेम रूल इज एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 17, in foreign currency non-resident bank account FC and RB account, interest on death of depositor, the interest to be determined as under। अगर डिपॉजिटर का डेथ हो जाता है तो इंटरेस्ट हम कैसे पे करेंगे? नंबर 1, अगर एफडी ऑन मैच्योरिटी पे होता है तो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे किया जाएगा। एफडी अगर पे किया जाता है बिफोर मैच्योरिटी तो रेट फॉर द पीरियड द डिपॉजिट रिमेन्ड विद द बैंक, तो वो पे किया जाएगा विदाउट एनी पेनल्टी। नंबर 3, डेथ बिफोर मैच्योरिटी एंड पेमेंट आफ्टर मैच्योरिटी, ये तीसरी सिचुएशन आ गई। एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट टिल मैच्योरिटी एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर द पीरियड रन आफ्टर मैच्योरिटी। फोर्थ सिचुएशन, डेथ आफ्टर मैच्योरिटी, रेट ऑपरेटिव ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर सेविंग बैंक अंडर RFC अकाउंट स्कीम फ्रॉम मैच्योरिटी टिल डेट। तो ये हमारे सामने 4 सिचुएशंस हैं, हमने बताना इनमें से करेक्ट आंसर कौन कौन सा बन रहा है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यस, सभी स्टेटमेंट्स को देखिए और फिर डिसाइड करिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं, अगर डिपॉजिटर का डेथ होता है तो इंटरेस्ट हम कैसे डिटरमिन करेंगे? अगर पेमेंट होता है ऑन मैच्योरिटी तो कॉन्ट्रैक्टेड रेट यूज़ किया जाएगा, दिस इज़ करेक्ट। एफडी का पेमेंट ऑन मैच्योरिटी पे किया गया तो जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट था उसके बेसिस के ऊपर इसकी पेमेंट हो जाएगी। पेड बिफोर मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी से पहले पेमेंट किया गया, डेथ हो गया लेकिन मैच्योरिटी के पहले उसको पे किया गया, तो उस केस में डिपॉजिट जितने पीरियड के लिए बैंक के पास रहा तो उस पीरियड का जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है वो पे किया जाएगा, पेनल्टी कोई रिकवर नहीं की जाएगी। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। डेथ अगर बिफोर मैच्योरिटी है और पेमेंट आफ्टर मैच्योरिटी है तो डेथ बिफोर मैच्योरिटी हो गया, पेमेंट आफ्टर मैच्योरिटी है। टिल मैच्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट होगा वो पे किया जाएगा और मैच्योरिटी के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाएगा ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर द पीरियड रन आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद जितने पीरियड के लिए वो रन की तो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सो दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट। डेथ आफ्टर मैच्योरिटी, सो अगर डेथ मैच्योरिटी के बाद होती है तो उस केस के अंदर जो ऑपरेटिव है डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर सेविंग बैंक RFC अकाउंट के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे रूल्स इसमें करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम यानी NRO अकाउंट कैन बी ओपनड बाय। NRO अकाउंट इनमें से कौन कौन ओपन कर सकते हैं? NRI ओपन कर सकता है, PIO, OCI कार्ड होल्डर, फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया। तो इनमें कौन लोग ओपन कर सकते हैं NRO अकाउंट? पहले हम बात कर रहे थे NRE अकाउंट, फिर FCNRB अकाउंट, और अब हम बात कर रहे हैं NRO अकाउंट की। तो इनमें से कौन लोग हैं ओपन कर सकते हैं? 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 and 4 ओनली। तो हु कैन ओपन दिस अकाउंट? NRO अकाउंट कौन ओपन कर सकते हैं? देखिए, हु कैन ओपन, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन ओपन कर सकते हैं। NRA ओपन कर सकते हैं, यस दे कैन। NRI के साथ PIO, यस दे कैन डू। OCI कार्ड होल्डर, दे कैन डू। फॉरेन नेशनल यानी फॉरेनर्स जो इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो ओपन। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी NRO कैन बी ओपन्ड एज सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, FD, रिकरिंग डिपॉजिट। हमने बताना है ये अकाउंट इनमें से किस फॉर्म में ओपन हो सकता है। 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 and 4 ओनली। तो इनमें किस फॉर्म में ओपन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, NRO अकाउंट देखिए किस किस फॉर्म में हो सकता है NRO अकाउंट। इससे पहले हम बात कर रहे थे FCNR अकाउंट केवल FD होता है। NRE अकाउंट ये FD, RD, करंट, सेविंग बैंक होता है। अब हमने बताना है NRO अकाउंट। So NRO account can be saving bank, yes it can be current account, yes it can be FD account, yes it can be recurring deposit, yes it can be. So this means option A is the right answer. Question number 20, which of the following statement is true regarding NRO account? हमने बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, NRO अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए वो स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं। सेविंग डिपॉजिट रेट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक रुपीज सेविंग बैंक अकाउंट। जिस सेविंग बैंक अकाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वही होगा जो डोमेस्टिक सेविंग बैंक में पे करेंगे। टर्म डिपॉजिट रेट कैन बी वेरिड ओनली अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड फॉर बल्क डिपॉजिट। एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टाफ एंड सीनियर सिटीजन अलाउड। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक एट क्वार्टरली और शॉर्ट इंटरवल्स। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हमने दिए हैं, तो इनमें से हमने चूज करने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो हमारे ऑप्शन आंसर्स क्या हैं, 1 2 3 4 ओनली, सॉरी एनी, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 2 4 ओनली। तो हमने बताना है इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सेविंग बैंक में इंटरेस्ट वही होगा जो डोमेस्टिक रुपी सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर होता है। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, टर्म डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड ऑन बल्क डिपॉजिट, तो ये भी करेक्ट है। एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टाफ को या सीनियर सिटीजन को अलाउड है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। पहले अलाउड था लेकिन अब अलाउड नहीं है। सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट को क्वार्टरली या शॉर्टर इंटरवल के ऊपर पे किया जा सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1 2 4 वाला स्टेटमेंट हमारा बनता है डी। तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, आज के क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड, तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहां हम सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर दें, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। आई एम श्योर आज का सेशन आपको बहुत यूजफुल लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस सेशन को इमीडिएटली लाइक कर दें। लाइक करने में संकोच ना करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं किसी सेशन को तो यूट्यूब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। तो आपका लाइक करना मीन्स यू आर हेल्पिंग मैनी अदर स्टूडेंट्स। तो व्हाई नॉट टू हेल्प अदर स्टूडेंट बाय लाइकिंग दिस सेशन। तो लाइक कर दीजिए। पर्सनल तौर के ऊपर भी आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग लिंक ऑफ दिस लेक्चर। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप बहुत सारी क्लासेस मिस कर रहे हो सकते हैं, तो क्लासेस को मिस ना करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते जाएं और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें।
यानी जितना इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना है उतना ही इम्पोर्टेंट बेल आइकन को पुश करना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेसन को लाइक कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन एनआरओ अकाउंट विच क्रेडिट्स आर परमिटेड। एनआरओ अकाउंट में अगर हमने क्रेडिट करना है तो इनमें से किस किस अमाउंट को क्रेडिट किया जा सकता है। इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडिया, ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट्स या रुपी गिफ्ट लोन बाय रेजिडेंट रिलेटिव विद इन LRS लिमिट। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, 4 इंस्टांसेस दिए हैं, तो हमने बताना है कौन से करेक्ट हैं। 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 1 2 4 ओनली। तो इनमें से कौन कौन से क्रेडिट परमिटेड हैं एनआरओ अकाउंट में। तीनों अकाउंट्स में डिफरेंट टाइप के क्रेडिट्स परमिटेड हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनआरओ अकाउंट की। सो विच क्रेडिट्स आर अलाउड। इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से अगर पैसा भेजा जाता है इसमें क्रेडिट किया जा सकता है, दिस इज करेक्ट। लेजिटिमेट ड्यू इन इंडिया, सो इंडिया के अंदर अगर उसका कोई लीगल अमाउंट है तो उसको क्रेडिट किया जा सकता है, यस क्रेडिट किया जा सकता है। किसी दूसरे एनआरओ अकाउंट से इसमें पैसा ट्रांसफर हो सकता है, यस हो सकता है। रुपी गिफ्ट या लोन अगर कोई रेजिडेंट देता है वो भी LRS लिमिट के अंदर, तो वो भी परमिटेड है। LRS है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो ये ऑल द 4 करेक्ट हैं, दैट मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इन एनआरओ अकाउंट विच डेबिट इज अलाउड, पहले हमने नोट किया क्रेडिट कौन कौन से परमिटेड हैं, अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से डेबिट्स परमिटेड है। चलिए देखें, लोकल पेमेंट्स कैन बी मेड, ट्रांसफर टू अदर एनआरओ अकाउंट कैन बी डन, remittance abroad representing current income, this can also be made, remittance abroad for credit of account holders account abroad, तो ये भी की जा सकती हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं यानी स्टेटमेंट्स हैं। अब इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। 1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 3 4 ओनली या 1 2 4 ओनली। तो कौन कौन से डेबिट्स परमिटेड हैं एनआरओ अकाउंट में। सो सभी ऑप्शंस को रीड करेंगे फिर ऑप्शंस का आंसर प्रोवाइड करेंगे। सभी स्टेटमेंट्स देखिए, लोकल पेमेंट्स हो सकती हैं, यस हो सकती हैं। दूसरे एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर्स हो सकते हैं, तो यहां पे भी हमने उसको देखा था नंबर 3 का। रिमिटेंस अब्रॉड रिप्रेजेंटिंग करंट इनकम, अगर करंट इनकम है उसको हम आउटसाइड इंडिया भेज सकते हैं, यस भेज सकते हैं। सो करंट इनकम जैसे उसका इंटरेस्ट का इनकम हो सकता है, अकाउंट होल्डर का डिविडेंड का इनकम हो सकता है, किसी प्रकार की सैलरी का इनकम हो सकता है, ये सारी की सारी करंट इनकम है, ये पैसा साथ साथ भेजा जा सकता है। रिमिटेंस अब्रॉड फॉर क्रेडिट ऑफ अकाउंट होल्डर्स अकाउंट अब्रॉड, तो ये रिमिटेंस जो हैं ये ओपन नहीं है, तो ये कुछ एक्सटेंट तक भेजी जा सकते हैं, इसीलिए इसको हम आउट कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारे कौन से बने, ये हमारा ऑप्शन बना आंसर। तो रेमिटेंसेस अब्रॉड उसके ऊपर कुछ लिमिट हैं और वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज अलाउड टू बी रिमिटेड अब्रॉड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट फॉर NRI PIO पर फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू देयर NRE अकाउंट। एनआरओ अकाउंट से ज्यादा कितना अमाउंट है जो आउटसाइड द कंट्री रिमिट हो सकता है या NRE अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो पर फाइनेंशियल ईयर ये कितना अमाउंट है। सो इट इज अप टू $5 lakh, अप टू $7.5 lakh, अप टू $1 million या अप टू $2 million। तो ये अमाउंट कितना हो सकता है मैक्सिमम पर फाइनेंशियल ईयर जो एनआरओ अकाउंट से NRI PIO
ट्रांसफर कर सकता है आउटसाइड द कंट्री? क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सो आंसर हियर इज सी। $1 मिलियन तक ये पैसा रिमिट हो सकता है पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल। If NRI returns to India, the NRO account will be designated as which account if indication to stay in India is for uncertain period? अगर कोई NRI है वो वापस आ जाता है इंडिया में और ऐसा लगता है कि वो अनसर्टन पीरियड के लिए इंडिया में स्टे करेगा, तो जो NRO अकाउंट है उसको क्या डेजिग्नेट किया जाएगा? नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन अकाउंट, रेजिडेंट अकाउंट या नॉमिनी अकाउंट? तो इस अकाउंट को क्या डेजिग्नेट किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बनेगा? तो व्हाट इट विल बी डेजिग्नेटेड, तो इसको डेजिग्नेट किया जाएगा एज ए रेजिडेंट अकाउंट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AD banks can issue international credit cards to NRIs PIOs and transaction may be settled by inward remittance or from card holders। तो AD बैंक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं NRIs को भी PIOs को भी, और उनका जो सेटलमेंट होगा ट्रांजैक्शंस का वो इनवर्ड रिमिटेंस के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा इनमें से किस अकाउंट से वो पैसा लिया जा सकता है? FCNR अकाउंट से पैसा लिया जा सकता है, NRE अकाउंट से पैसा लिया जा सकता है, NRO अकाउंट से पैसा लिया जा सकता है, RFC अकाउंट से वो पैसा लिया जा सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 3 4 ओनली। तो ये जो सेटल है क्रेडिट कार्ड का जो डेबिट अमाउंट है, इनमें से किस अकाउंट के अगेंस्ट उसको सेटल किया जा सकता है? सो दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए किस अकाउंट के अगेंस्ट इसको सेटल किया जा सकता है? इनवर्ड रेमिटेंस तो वो परमिटेड ही है। इसके अलावा FCNR अकाउंट से ये पैसा लिया जा सकता है, NRE अकाउंट से ये पैसा लिया जा सकता है, NRO अकाउंट से ये पैसा लिया जा सकता है। RFC अकाउंट ये NRI का अकाउंट नहीं होता, ये रेजिडेंट का अकाउंट होता है, इसलिए इसमें से पैसा नहीं लिया जा सकता। सो दिस मीन ऑप्शन बी इज आवर आंसर। फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया कैन ओपन व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट? अगर कोई फॉरेनर है जो इंडिया विजिट कर रहा है उसको बैंक अकाउंट की जरूरत हो सकती है, तो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट ही कैन ओपन? तो he can open term deposit account, he can open fixed deposit account, he can open current or saving bank account, और he can open recurring deposit account। तो वो किस टाइप का अकाउंट ओपन कर सकता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। सो he can open what type of account? The person who is visiting India। तो जो लोग शॉर्ट विजिट के लिए इंडिया में आते हैं तो वो अगर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दे कैन ओपन बैंक अकाउंट, तो वो खोलेंगे NRO अकाउंट, और ये NRO अकाउंट या तो करंट अकाउंट होगा या ये सेविंग बैंक अकाउंट होगा। तो दिस मीन दिस अकाउंट कैन बी ओपनड एंड दिस अकाउंट विल बी NRO अकाउंट। The balance in NRO account of a foreigner may be paid to him when leaving India if held for not exceeding how many months and no credit of any local funds except interest accrued thereon। NRO अकाउंट का जो बैलेंस है फॉरनर को पे कर देंगे हम जब वो इंडिया से जाएगा, लेकिन वो कितने पीरियड तक रहा इंडिया के अंदर उसके लिए लिमिट है। सो नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी मंथ्स, और साथ में कोई लोकल अमाउंट भी क्रेडिट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन दैट सेविंग बैंक अकाउंट। तो हमने बताना है ये पीरियड कितना है, 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, 6 मंथ्स है या 12 मंथ्स है। तो वो कितने पीरियड में इंडिया को छोड़ रहा है, लिविंग इंडिया, नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी मंथ्स।
तो क्वेश्चन नंबर 27, हम बैलेंस उसको तभी पे करेंगे अगर वो इंडिया को लीव कर देता है आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स या विद इन हाउ मैनी मंथ्स, अदरवाइज फिर आरबीआई की हमें कंसेंट लेनी होगी। तो अगर वो 6 मंथ्स में इंडिया लीव कर देता है तो हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये पीरियड आफ्टर 6 मंथ्स है तो फिर आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दें ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सेशन को दिखाने की कोशिश करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। इस प्रकार के और कई सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनका बेनिफिट लें। तो चलिए अब इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।